Good evening, guys. Welcome to my channel Gossip Desk. I'm your host Nitesh. So today we have joined by Abhishek Shrivastava ji, the same geopolitical analyst. So welcome Abhishek ji. Welcome to my channel. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। So आज अभिषेक जी हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? सर एक्चुअली हम लोग काफी दिनों से एक चीज जो रिव्यू नहीं कर पा रहे हैं वो है प्रधान मोदी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था 370 को एब्रोगेट करने के लिए जम्मू कश्मीर से। जी 370 को हटाना एक टेढ़ी खीर थी किसी भी गवर्नमेंट के लिए और माना जाता है कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने ये ट्राई नहीं किया कि 370 को पहले हटा जाए एक्सेप्ट देन बीजेपी। बट अब चूंकि 370 हट गया जम्मू कश्मीर से, तो उसके बाद कोई भी मीडिया चैनल या कोई भी इंसान ये जाके नहीं देखना था कि जो जमीनी हालात है जम्मू कश्मीर में वो वहां किस तरह से चेंज हुआ भी है या नहीं हुआ है। क्या हालात पहले से बदल गए हैं या हालात वही हैं। जो इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म जो गोल था गवर्नमेंट का 370 को एब्रोगेट करने के पीछे, वो क्या हो रहा है, जो सोशल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये किसी को नहीं पता है। और ये सर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो शायद बहुत हद तक इंडिया से कट के रहते हैं, तो जो नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया के लोगों को पता ही नहीं कि जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है, कश्मीर के लोग कैसे जी रहे हैं। तो सर इस बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। सर आप तो खुद जम्मू कश्मीर के हो और आप वहाँ के जो लोकल हालात है उनसे काफी परिचित भी हो, और कश्मीर की वादियों को आपसे अच्छा सर मुझे लगता है कि कोई नहीं जानता होगा। तो इस बारे में सर हम डिस्कस करते हैं कि क्या 370 हटाना सही था, हटाना क्यों जरूरी था, और अगर हटाया तो जो सही था या नहीं था। दूसरी जी बात कि अगर हटा भी दिया तो वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है, जो लोकल लोग हैं, उनपे उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उनपे इस चीज का। और तो तीसरी चीज की उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स दोनों हम लोग साथ डिस्कस करेंगे इस वाले डिस्कशन। तो हम शुरू करते हैं से बेसिक से। मतलब जो 370 जी था वो जी लाया सर, क्यों मैं गया? मैं जा, मैं खुद जानना चाहूंगा सर आपसे कि क्यों 370 जरूरी था, क्यों जरूरी था। और ऐसा क्या सिग्निफिकेंस था जम्मू कश्मीर के लिए उसके उसको हटाने के पीछे कि बीजेपी मतलब उसके पीछे लगी हुई थी कि 370 हटाना है हटाना है हटाना है। एक बार हट गया तो क्या उसका इम्पैक्ट हो, ये सर आप एक बार इस पे प्रकाश डालें। जी, जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों का पार्टीशन हुआ था, तब जम्मू कश्मीर जो थी एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट थी। तो उस जी स्टेट के जो गवर्नर, मतलब जिसे हमारे सदर रियासत बोलते हैं, वो थे महाराजा हरी सिंह। तब उनसे पूछा गया था कि आप इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ? तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे दोनों के साथ नहीं जाना। मुझे इंडिया के साथ भी नहीं जाना, पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाना, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। तो ये चीज़ इंडिया वालों ने एग्री नहीं किया कि मतलब सिचुएशन देख के कि आप अगर इंडिपेंडेंट रहोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप पे या तो चीन या तो पाकिस्तान, दो में से कोई ना कोई इम्पैक्ट करेगा, आप पे अटैक करेगा। बट ये हरी सिंह जो थे तब, उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया अपना, और वो जिन्ना के पास गए और उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट उनसे साइन करा लिया, जिन्ना से। तो फिर जिन्ना ने वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। बावजूद उसके कुछ 1 या 2 महीने होंगे, उसने अटैक कर दिया थ्रू कबालीस। मतलब जो पाकिस्तानी फौज थी वो कबालियों के रूप में आके अटैक कर गई, जिससे महाराजा की जो आर्मी थी तब, वो उतनी बड़ी आर्मी नहीं थी कि वो रेजिस्ट कर सकती अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी। तो फिर उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी। तो तब भी महाराजा ने बोला हम किस बेस पे, तब जवाहरलाल, सॉरी, जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने बोला हम किस बेस पे लड़े पाकिस्तान से, तुम तो इंडिपेंडेंट हो। तो उन्होंने बोला ठीक है माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा इसमें इंटरफेरेंस। एक्चुअली सरदार पटेल का ये इंटरफेरेंस था ना कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से बोला कि नेहरू अटैक करते हैं, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इसमें नहीं, माउंट बेटन ने आके इंटरफेरेंस किया। माउंट बेटन ने क्या, अभी अभी तो तुम आजाद हुए हो और अभी अभी तुरंत ही आजाद हुए, तुरंत ही चलोगे युद्ध लड़ने। और अभी उसके पीछे इंटेंशन ये था कि तुरंत ही 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना हुआ था। तो जी यूनाइटेड नेशंस बना था और इसको बनाने में इंडिया का भी रोल था और यूके और अमेरिका का बड़ा रोल था। तो उनका ये था कि ग्लोबल पीस लाना है, और ग्लोबल पीस लाना, और तुम जा रहे हो युद्ध करने, और किस बेसिस पे करोगे, वो तो तुम्हारा पार्ट भी नहीं है।
नहीं, वो इसलिए तो एक, माउंटबेटन ने मना किया था जी सर। जी सर। हाँ, वही ये आपस में डिस्कशन हुआ था, मैं बस इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और जी कश्मीर के रिलेटेड बता रहा हूँ। तो जी फिर जी उसके बाद क्या हुआ, दोनों ने फिर महाराजा हरि सिंह आए, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्जेशन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सपोर्ट ग्रांट हुआ थ्रू इम्पैक्ट, ये जो साइन किया गया था एग्रीमेंट, तब जाके फिर अटैक वगैरह हुआ। बट इसके साथ ही तब जो लीडर थे जम्मू कश्मीर के, शेख अब्दुल्ला, तब उन्होंने अपनी पॉलिटिकल विल के लिए, या बोलो जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे उसको कंप्लीट करने जी के लिए, उन्होंने एक आर्टिकल साइन करवाया नेहरू जी से, वो था आर्टिकल 370। वो क्या, वो ऑटोनॉमी देता है आपको स्टेट में, मतलब जम्मू कश्मीर में जो है उसका होल्ड रहेगा, और जो सेंटर है यानी दिल्ली, दिल्ली का सिर्फ 3 ही चीज़ों पे कंट्रोल रहेगा, एक डिफेंस, एक फाइनेंस और एक टेलीकॉम, जिसको हम कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, इन तीनों में। जी तो जी इससे क्या हुआ, पूरी जो सिनारियो है, जो पावर है, वो पूरी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। तो कोई भी डिसीजन लेना हो अगर दिल्ली की साइड से, तो उन्हें फर्स्ट उसको पार्लियामेंट, जो स्टेट पार्लियामेंट असेंबली है, उसमें पास कराना होता, तब जाके वो एग्री करे ना करे, तो उसके बाद पे ही, उसके बिहाफ पे ही फिर डिसीजन लिए जाएंगे कोई भी चेंजेस करने के लिए। तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा था, और रेस्ट ऑफ इंडिया से जम्मू कश्मीर को काट रहा था एक हिसाब से, क्योंकि वो बोलते थे कि ये हम अलग हैं, ये एक आपको आइडेंटिटी देता है एक अलग। तो उनका नारा ही था कि ये 370 हमारी आइडेंटिटी है, ये है वो है। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा था, कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे नहीं था, अलाउ नहीं था, कुछ भी नहीं। तो फिर बीजेपी ने ये डिसीजन लिया कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ऑटोनॉमी और कहीं दूसरी जगहों पे भी है, बट इससे क्या हो रहा था, टेररिज्म में भी सपोर्ट मिल रहा था, कहीं ना कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व रहते थे, और दिल्ली कुछ कर नहीं पाते थी, उतना इम्पैक्टफुल नहीं था उनका जो चीज़ें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस आर्टिकल को हटा दिया, रिवोक कर दिया 5 अगस्त को, अमित शाह जी ने डिसीजन लेके। तो ये थी इसकी कहानी। अब हम जी सर। जाते हैं उसका, उन्होंने जो इस आर्टिकल को हटाया, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आया, पहले हम पॉजिटिव पे जाते हैं। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसके बाद ही डेवलप हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उससे पहले जो था वैसा स्ट्रक्चर था नहीं, पूरा रोड्स का, टनल्स का। उससे क्या हो रहा था, जो जम्मू से कश्मीर या दिल्ली से कश्मीर की जो डिस्टेंस है, वो कम हो गई। जो पहले जी हिली एरियाज थे, कर्वी रोड्स थे, एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत सारे चांसेस रहते थे, बट अब 4 लेन हो गई। तो उससे क्या होता है, आप अगर दिल्ली से जाओगे, दिल्ली से विद इन 6 घंटे आप कश्मीर में पहुंच जाओगे, और जम्मू से जाओगे तो विद इन 3 to 4 आवर्स कश्मीर पहुंच जाओगे, मतलब आपके डिस्टेंसेस कम हो गए। जी बट एट द सेम टाइम, अगर हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करो, नेगेटिव नहीं बोल सकते, मतलब ओवरऑल ग्राउंड पे इम्पैक्ट क्या आया, उन्होंने जो मोदी जी है, उन्होंने ओवरऑल जो सुपरफिशियल चेंजेस तो कर लिए इन द नेम ऑफ ये जो है डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट किसी भी स्टेट का जो बेसिक होल्ड होता है, जो जिसे हम स्तंभ कहते हैं, वो उसकी पॉपुलेशन की जो होती है पर इनकम कैपिटा होती है, जिसे इनकम भी जी बोला जाता है, जी वो कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल नहीं है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट अगर हम 2013 से देखें, अनएम्प्लॉयमेंट जो थी यहाँ पे परसेंटेज, वो 11.8 थी, और अगर हम वही चीज़ रिकॉर्ड अब उठा के देखें, वो 32% हो गई है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया है, क्योंकि वो जी जो प्रोमिस किए गए थे, आपको इस ये दिया जाएगा, कंपनीज दी जाएगी, कंपनीज आएगी, एस्टेब्लिश होगी, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई यहाँ पे। जैसे 2013 था, वैसा ही इनफैक्ट वैसा ही 2025 में भी वही हाल है, कोई चेंज नहीं है। और जो रोड्स बनाए जा रहे हैं, जगह जगह पे टोल लगा दिए, मतलब जो आन जान हो रहा था तब तो किसी को ये देने की जरूरत नहीं थी, टोल टैक्स वगैरह। अब जी दो जगहों पे टोल टैक्स दे रहा है, और उसके भी रेट बढ़ा दिए हैं, जहाँ 75 रुपीज पर ट्रेवल था एक डिस्टेंस, एक साइड का, वो 130 कर दिया है। मतलब कहीं ना कहीं आपसे उगाई हो ही रही है, इनडायरेक्ट। जी। सर, इसका इंडिया के इंटीग्रेशन के साथ क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इंटीग्रेट हुआ जम्मू कश्मीर हार्टली भी? नॉर्मली ऐसा पहले मैंने सुना था कि जम्मू कश्मीर के लोग, कश्मीर में खासकर, जम्मू की तो बात नहीं,
कि वो लोग इंडिया को कहते हैं कि आप इंडिया से आए हुए हैं, और वो लोग इंडियन जो थे उनको अलग रूप से देखते हैं। तो अभी जो 370 हटा, तो इंटीग्रिटी जो है इंडिया के साथ, उसको आप किस फॉर्म में देखते हैं? पॉजिटिव वे में हुआ इंटीग्रेशन या नहीं हुआ? लोगों ने अपनाया इस चीज को कश्मीर में? जी, अगर हम 370 से पहले की बात करें तो जैसा आप बता रहे थे बिल्कुल सही। हम जो कश्मीर है वो आइडेंटिटी अपनी अलग डिफरेंट्स रखता था इंडिया से। जब भी कोई ट्रैवल करने आता था वहाँ पे उन्हें बोला जाता था तुम इंडिया से आए हो, मतलब जैसे कि हम जी अलग कंट्री है और इंडिया अलग कंट्री है, इस तरीके से देखा जाता है। बट जब 370 हटा तो इंटीग्रेट हुआ। जम्मू के लोग तो पहले से ही नेशनलिस्ट थे, वो पहले से ही जी इंडिया के साथ थे, चाहे जी वो जब एक्सेशन हुआ था तभी से इंडिया के साथ रहे हैं वो। बट इस चीज़ को चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ने जम्मू को हमेशा ही नेग्लेक्ट किया है हर एक फॉर्म में। अभी जैसे डेवलपमेंट हो रही है, जम्मू के लिए कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना किसी तरीके का एजुकेशन है उतना इम्प्रूव हुआ है। और जी रोजगार की तो बात ही काट दो। जो भी चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट है, सब की सब कश्मीर में दी गई है, जम्मू के लिए कुछ नहीं है। जैसा था 30-40 साल पहले वैसा ही आज भी वही है, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है जम्मू के पॉइंट यानी ऑफ व्यू से। यानी पूरा पूरा चेंज जो है वो सेंट्रलाइज कश्मीर के लोगों के लिए है। सारा चीज जी जो जी टूरिज्म है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गवर्नेंस की बातें करें, अगर आप इंटीग्रिटी की बातें करें, तो इन चीजों की जब हम बातें करते हैं तो ये सारा का सारा मतलब जो भी पॉलिसी मेकिंग टॉप लेवल पे हो रही है जो सेंट्रल वो गवर्नमेंट पे, कश्मीर को क्योंकि देख के, ऑब्वियसली कश्मीर को देख के हाँ, तो बनाई जाती वो कश्मीर को देख के बना दीजिए, जम्मू के लोगों को बैकआउट किया जा रहा है, एक तरह से ये कर। है। जी 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 बिल्कुल। जी, मैं सब सब ऐसा समझ गया, मैं लगता है समझ कि गया। चाहे कांग्रेस है या बीजेपी है, जी ऐसा लगता है जी कि उनको पंजाब के बाद सीधे कश्मीर दिखता है और बीच में जम्मू दिखता ही नहीं है। कुछ जी। ऐसा हो गया। तो सर जबकि अभी जो, जी 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 जितने भी वोट वोट अगर आप देखोगे, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ था, कश्मीर में से एक भी वोट बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है। उसके अपोजिट में अगर देखोगे, बिना सपोर्ट किए, मतलब जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को ताक पे रखते हुए भी लोगों ने वोट किया है बीजेपी को। और रिसेंटली अगर हम, चाहे एलजी गवर्नमेंट हो या अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, यहाँ जी पे अभी जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं गवर्नमेंट एग्जाम, वो 2019-2020 का बैच है अभी, जो अब कंडक्ट हो रहा है। आप समझ जी रहे हो कितना गैप हो गया है? लगभग जो जी इसकी बिल्कुल, तैयारी करेंगे 5 साल, आधे उनमें से अब एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो जी इसका बिल्कुल बिल्कुल। पूरा मतलब आप बोलो तो सुपरफिशियल चेंजेस आए हैं, बट जो बेसिक है वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो लोगों का, चाहे वो कंपनीज को इनवाइट करना हो, यहाँ पे किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है यहाँ पे देखने को मिला है अभी जी, तक। जी। ये रियलिटी है जो कि बीजेपी कभी कहेगी नहीं, और मोदी जी कभी आके मंच पे कहेंगे नहीं। सिर्फ ये नहीं बोलेंगे 370 हटा दिया, 370 हटा दिया। ठीक है, अच्छा कि आपने 370 हटा दिया, बट 370 हटाने के बाद पॉजिटिव चेंज पूरे रीजन में तो दिखना चाहिए ना, वो है तो ना? है ही, मतलब अब बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है। मतलब किसी जी जिस जिस स्टेट की, जिस यूटी की टोटल पॉपुलेशन 1,40,40,00,000 हो, उसमें 32 लाख लोग बेरोजगार हो। जी आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और इनफैक्ट जम्मू का रिसेंट जो सर्वे है, जम्मू कश्मीर में टॉप किया है अनएम्प्लॉयमेंट में पूरे इंडिया में। इनफैक्ट बिहार भी अच्छा है बेरोजगार जी। के मामले में। आप ये जो 8 साल का वो देखोगे, सिनेरियो देखोगे बीजेपी का, ये हाल है। ये है इसका जो मतलब कि रियलिटी। जो बीजेपी का रेपुटेशन है वो और डैमेज ही हुआ है, बल्कि जम्मू और कश्मीर रीजन बिल्कुल। जी। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370। नहीं, ओके सर, पत्थरबाजी कम हुआ है, जी बोल सकते जी, हो आप। नेक्स्ट मैं वही से आने वाला था सर, कि जो सिक्योरिटी कंसर्न है, जो इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी इश्यूज है, वो उस पे हम्म। क्या इम्पैक्ट पड़ा है सर? वो क्या किस तरह से उस पे इम्पैक्ट पड़ा 370 घटने के बाद सर? नहीं, उसमें अगर बोला जाए तो बहुत इम्प्रूवमेंट है पहले से। तो जी मतलब अगर मैं बोलूंगा 90% इम्प्रूवमेंट है पहले से अगर देखा जाए। पहले तो वो जी सिनेरियो ही समझ नहीं आता था, मतलब आप बाहर निकलो, कौन का बंदूक निकाल के चला दे, कोई भरोसा नहीं था। बट अब ऐसा नहीं है, आप फ्रीली घूम सकते हो। छोटे मोटे इंसिडेंट तो वो तो हर जगह हो रहे हैं, चाहे आप रशिया देख लो, यूएस देख लो। उस वो तो अपने हाथ में नहीं है उतनी, उस डीप लेवल पे तो कोई भी जा नहीं सकता इंसिडेंट के रिलेटेड। बट हाँ, बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है और अब तो लोग भी चेंज हो गए हैं। अब वो जी मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं कश्मीर के लोग, जम्मू के तो थे जी ही।
बट कश्मीर के भी लोग मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, और अभी जो रिसेंटली स्टार्टअप्स ये सब उसमें भी वो पार्टिसिपेंट लेते हैं, पार्टिसिपेशन उनका एक्टिवली है। और अभी गवर्नमेंट ने इनफैक्ट JKEDI, जम्मू कश्मीर जी। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, सेपरेटली डेडिकेटेड किया है इस चीज़ को लेके, ताकि इम्प्रूव किया जा सके जो अनएम्प्लॉयमेंट है, किसी तरीके से इसको कवर किया जाए थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। जी। ओके सर। तो सर इकोनॉमिक बेसिस पे अगर बात करें हम चेंजेस की, तो क्या टूरिज्म जो है सिर्फ वही एक बेस बना के आप 370 हटा दोगे? लगता है कि 370 हटा देते हो तो टूरिज्म बढ़ जाएगा, तो जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट हो जाएगा, कश्मीर रीजन में खुशहाली आ जाएगी? कि और भी सर कुछ कारण है जिनको पे फोकस करना चाहिए मोदी सरकार को, खासकर जब उन्होंने अभी उमर अब्दुल्ला के साथ उन्होंने गवर्नमेंट बनाया है जम्मू कश्मीर में, तो क्या क्या सर पॉइंट्स है जिन पे अभी मोदी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और स्ट्रिक्टली फोकस करना चाहिए, ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को एक तो इंटीग्रेटेड समझे इंडिया के साथ, जो कि थोड़ा इंप्रूवमेंट तो है, लेकिन उसको और इंप्रूव करने की जो जरूरत है उस पे हम लोग बात कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कि सर क्या जो इकोनॉमिक डिसरप्शन क्या क्या है उस पे आप एक प्रकाश डालें कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, खासकर टूरिज्म को पे जो बात ये लोग कर रहे हैं, इसके अलावा भी तो चीजें हैं ना इकोनॉमी में, केवल टूरिज्म से कोई स्टेट और कोई रीजन तो रन नहीं करेगा ना। और इसके अलावा सर कल्चरल लेवल पे क्या सर इम्पैक्ट पड़ा और क्या क्या सर इम्पैक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव वे में सर आप प्लीज बताएं। यही चीज़ पे मैं फोकस करना चाहूँगा। अगर आप देखोगे अभी जो चुनी हुई गवर्नमेंट है, स्पेशली उमर अब्दुल्ला की, वो बहुत यंग लीडर है और फोकस्ड है एज जी। कम्पेयर टू बीजेपी। उनका फोकस है, ये कहने की बात है, क्योंकि आते ही उन्होंने सबसे पहले जो काम है वो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही फोकस किया है। नहीं तो उनका अगर आप ये देखोगे जो इलेक्शन कैंपेन था वो 370 को वापस लाना, ये सब वो सब था। बट जैसे ही वो पावर में आए, उन्होंने सीधे बोला कि हमारा पहला फोकस है यूथ की एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने कहीं ना कहीं इस पे फोकस किया है, जबकि बीजेपी का फोकस इस पे नहीं था। बीजेपी का फोकस है बस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, किसी ना किसी तरीके से ऐसे लगता है जो ऑलरेडी सताए हुए लोग हैं उनमें से भी पैसे निकाले जाए किसी ना किसी तरीके से। इधर यहाँ पे ऐसा माहौल बन गया है। इनफैक्ट और जो खासकर जो सीतारमन जी है, उनको तो वो टैक्स चाची वो तो बुलाया जाता है। वो तो अलग लेवल पे है सर, उन पे तो किसी एक दिन और वीडियो बनाना चाहिए और उन पे काफी लंबा सेशन करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि वो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के चक्कर में ना लोगों का खून पी रही हैं, और जो मिडिल क्लास है वो तो बहुत बड़े लेवल पर सफर कर रहा है। खैर ये एक अलग मुद्दा है सर, इस पर हम लोग भटक रहे हैं। सर नेक्स्ट हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो कल्चरल इम्प्लीकेशन है सर, उस पर अगर आप कुछ बताएं सर, कल्चर जो नहीं, है उस अभी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा पहले था जो स्टूडेंट? था इंटीग्रेटेड नहीं था कल्चर, पहले सेपरेटली था 370 से। बट जब से जी 370 आया है तब मिक्स एंड मैच हुआ है। कोई भी ये सोच जी नहीं सकता था कि कश्मीर में कोई हिंदू फेस्टिवल मनाया जा सकता है। बट अब जी रामनवमी भी मनाई जाती है, जन्माष्टमी भी जी मनाई जाती है, और बाकी त्योहार भी मनाए जाते हैं। और लाल चौक में श्रीनगर के, जहाँ कोई खड़ा जी, हो, कोई ये जहाँ बोल भी नहीं झंडा, सकता जहाँ तिरंगा जहाँ झंडा फहराना मुश्किल था। जी, ये अभी तो तो मैंने मानना पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला के टेबल पे मैंने देखा कि तिरंगा झंडा है, और ऑफिस में और नहीं, जो ब्यूरोक्रेट्स के ऑफिस में है इस समय। उमर अब्दुल्ला के जो अगर आप बोले फादर साहब जो है, वो इस जी तरह की स्टेटमेंट्स देते थे। बट उमर अब्दुल्ला जो है बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत एजुकेटेड पर्सन है और फोकस्ड है, यंग है। तो उन्हें पता है कहीं ना कहीं मुझे कहाँ फोकस करना है, क्या मेरे को ज्ञान बांटने हैं या सही में काम करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका फोकस सही में काम करने का है, और बेसिक रूट जिसे हम बोलते हैं स्तंभ, स्तंभ को मजबूत करने का फोकस है उनका। और जी। जितने भी उन्होंने लीडर्स चूज किए हैं, कहीं ना कहीं आपको उनका इम्पैक्ट दिख रहा है, चाहे हम कितना भी बीजेपी क्रिटिसाइज करे। बट हाँ, फोकस्ड है उमर अब्दुल्ला लोग खुश हैं साहब। और हाँ, जनता खुश होनी चाहिए। एक गवर्नमेंट तभी सक्सेसफुल है जब वहाँ की जो जनता है वो गवर्नमेंट से खुश है, वो खुशहाल है, वहाँ उसको रोजगार है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है उनका, और वो अपने आप जी, को सेफ फील कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी पर्पज से भी तो अभी काफी इंप्रूवमेंट है, अटैक्स काफी कम हो गए हैं, जी, खैर एक दो तो हो ही रहे हैं, महीने दो महीने पे एक हो ही जा रहा है, तो वो तो पाकिस्तान तो वही है। सुधरेगा नहीं। हाँ ये तो वो कहीं उसकी पे भी बात तो। कंट्रोल नहीं है, ये तो आप चाहे यूएस में इतना सिक्योर्ड है वो, वहां पे भी जी इम्पैक्ट हो रहा है, वहां पे भी कहीं जी ना कहीं गन कल्चर ये सब आ रहा है, वायलेंस तो हो ही रहा है। तो छोटे मोटे ठीक है सर। इंसिडेंट्स नेक्स्ट को आप कवर नहीं कर सकते। जी जी नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कि क्या ग्लोबल और जो सर लोकल रिएक्शन है ना, ग्लोबल रिएक्शन की बात करते हैं, लोकल तो हमें पता हो ही गया, ग्लोबल रिएक्शन क्या है सर इस 370 के हटाने के बाद? क्या कर रही है यूएस गवर्नमेंट, क्या कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट? कश्मीर अभी भी क्या पाकिस्तान का है या इंडिया का है, क्या कहना चाहती है? क्या अभी भी वहां के लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, अभी भी लोगों को गोली मार रही है आर्मी, या कुछ चेंजेज हुआ है? जो मेंटेलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, उस मेंटेलिटी के बारे में सर बताएं कि ग्लोबल रिएक्शन। इसमें इसमें मैं
सही में बधाई देना चाहूँगा जयशंकर साहब को। जिस तरीके का डिप्लोमेसी उन्होंने खेली है, मतलब मुझे नहीं लगता किसी को याद भी होगा जम्मू कश्मीर कोई मुद्दा भी है। वो पाकिस्तान अब यूएस में तो इसमें यूएन में तो आते ही रहते हैं वो लोग, वो बोलते रहते हैं, बट जी किसी का भी आप देखना, किसी का भी फोकस रहता ही नहीं है। इनफैक्ट कभी तो उनको दुकारा ही गया है तो भाई भाग जा यहाँ से और कोई टॉपिक भी ले आया कर। जहाँ देखो कोई भी पोर्टफोलियो, कोई भी ये सिनेरियो होता है, कोई भी इवेंट होता है, तुम हर बार यही कश्मीर 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 कश्मीर। इनफैक्ट तुर्की भी तंग हो गया है उनसे। अब वो भी किसी भी इवेंट में बोलता नहीं है इसके बारे में। ये अब मुद्दा खत्म पाकिस, है, ग्लोबली तो पाकिस्तान की तो एंड हो गया। पाकिस्तान की तो अपनी लगी पड़ी है सर, उसको तीन तरफ से घेर रखा है। इधर टीटीपी ने बैंड बजाई, इधर बलूचिस्तान आर्मी ने, बीएलए ने, और उधर अफगानिस्तान तालिबान ने। पाकिस्तान अपने में खुश है इस समय, इस समय जितनी शांति में है मुझे नहीं लगता कभी होगा। हर दिन 15-20 जो पाकिस्तानी आर्मी के फौजी हैं वो ऊपर पहुंचाए जा रहे हैं 72 हुरों के पास। तो ये तो है, तो ये इससे शांति तो है काफी रीजन में अभी। लेकिन मुझे ठीक है लगता है हो ये सकता है इसी की वजह से शांति है। जिस हाँ दिन जी उनको बिल्कुल। थोड़ा बहुत मिल गया, पैसे का सिनेरियो कुछ मिल जी गया, बस ये शुरू हो जाएंगे एकदम से और अभी तो वापस। अज्ञात अज्ञात हमलवार जो हैं, हमलावर जो उनका उनका भी खौफ थोड़ा कम हुआ है। हाँ। अदरवाइज हर महीने में अज्ञात हमलावर एक दो तो निपटा ही देते थे केस। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सर की फ्यूचर आउटलुक क्या देखते हैं सर, क्या है, क्या फ्यूचर है सर, इसका इम्पैक्ट क्या होगा सर लॉन्ग टर्म में, अगर स्टेबिलिटी की बात करें, लॉन्ग ग्रोथ की टर्म बात पे करें, और मुझे इन द रीजन। फर्स्ट जो समझ आ रहा है, मुझे लग रहा है गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट पे। और जी ये तरीके ढूंढने चाहिए कंपनीज को यहाँ पे लाने के लिए। आप बेशक आपका जो इम्पैक्ट है, अब बोल रहे हैं कि इसकी ब्यूटी खराब हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग से, बट एटलीस्ट आप आईटी सेक्टर तो इनवाइट कर सकते हो। जी आईटी सेक्टर आप इनवाइट करते हो, ऑटोमेटिकली चीज़ें सुधरना शुरू हो जाएंगी। और हो सकता है कश्मीर में और इम्प्रूवमेंट इससे देखने को मिले, तो क्योंकि लोग इधर उधर ना जाके फोकस रहेंगे अपने काम पे। एक जी ये तो है। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी के लिए चाहिए कि इनको जो पॉलिसीज है, पॉलिसी मेकिंग है, वो खासकर जो लोगों का इंटरेस्ट है, वहाँ का जो वेलफेयर है उसको कंसिडर करके बनाया जाए, ना कि सेंटर का अपना इंटरेस्ट हो, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लेके ना बनाया जाए तो बेहतर है। राइट, लोगों को राइट। का जो इंटरेस्ट है उसको कंसिडर करके जो भी पॉलिसी मेकिंग और हो रही है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो दोनों रही है, चाहे वो सेंट्रल और लेवल पे। दोनों ही एरिया को साथ लेके चले। किसी पर्टिकुलर जी एरिया को सिनेरियो बना के या उसी को देख के पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। और बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए कि मेजोरिटी ऑफ सीट्स तो जम्मू से ही मिल रहे हैं और जम्मू से ही उसको वोट्स मिल रहे हैं। तो हाँ, अगर वो इसीलिए जो मेन रीजन है उसको अगर वो इग्नोर करता है तो शायद अगले बार 2029 में चांसेस कमी है कि वो दोबारा आए फिर। इनफैक्ट एमपी भी बीजेपी के यहीं से हैं और एमएलए भी जी यहीं से, जे जम्मू से ही। तो जी दोनों सर। को साथ में लेके यही चीज अगर आप देखे जाए, उमर अब्दुल्ला फॉर बेटर है इस मामले में। वो दोनों रीजन को जी साथ में लेकर चल रहा है। मतलब कश्मीर का तो जी है ही, डिप्टी जी सीएम उसने जम्मू के रीजन का बनाया है। मतलब इसको बोलते हैं एक्सीलेंसी, पॉलिटिकल एक्सीलेंसी बोली जाए सकती है इसको। दोनों वो समझ गया कि एक साइड से नहीं चलने वाले। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है वो। आजकल सिर्फ आपका एक्सपीरियंस ही नहीं चलेगा, आपके स्मार्ट होना पड़ेगा इस चीज को, सिनारियो को देखने को, एनवायरनमेंट कैसा क्या चल रहा है। तो इस मामले में तो मैं ओवरऑल बोल ओवरऑल कितने में शांति होनी चाहिए, शांति रहनी चाहिए, लोगों के स्वास्थ्य पे, उनके सोशल डेवलपमेंट पे, खासकर उनको रोजगार के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले। जम्मू कश्मीर के जो लड़के हैं उनको वही मिल जो एजुकेशन मिल जाए, अच्छे एजुकेशन जो है वहाँ पे जॉब मिल जाए, अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाए, तो ये ज्यादा बेहतर है और गवर्नमेंट तभी वहाँ टिक पाएगी। क्योंकि अभी क्या है कि एक नया रिलेशन डेवलप हुआ है 370 के हटने के बाद इंडिया के साथ, कश्मीर के साथ, इंडिया और कश्मीर के बीच में। तो वो तभी और फ्रूटफुल होगा ग्रो करेगा, जब प्रॉस्पर जो करेगा। यूथ को कंसिडर करें, वहाँ के रोजगार प्रोवाइड करें, उनकी इकोनॉमी के बारे में, जो स्टेट इकोनॉमी के बारे में सोचें। खासकर एम्प्लॉयमेंट तो बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, और तीसरा हेल्थ। हेल्थ जो है जो भी हाँ वहाँ पे जो भी आपको जो कश्मीर रीजन में जो लोग अलगाववाद से अफेक्टेड है या फिर जिस भी चीजों से अफेक्टेड है, आतंकवाद से अफेक्टेड है, तो उन पे खासकर ध्यान दें, उनको वो सारी प्रॉस्पेरिटी मिलनी चाहिए जो कि वो डिजर्व करते जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हैं। जी आपको सुनना चाहिए। थैंक थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू गिविंग अभिषेक योर जी। प्रेशियस टाइम। थैंक यू अभिषेक Please जी। like and subscribe the video. This is one of the best talk with Nitesh sir, and Nitesh sir थैंक have यू, great experience in geopolitics. Thank you sir. Thank you थैंक so यू much. अभिषेक। ओके।